बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम जो लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉर्क के बारे में है। और अगर चैप्टर 2 की मैं बात करूं तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर लॉन्ग क्वेश्चन टॉर्क का जो टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड में इसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ आती है कि व्हाट इज़ टॉर्क एंड डिस्कस इट्स डिफरेंट केसेस। इसके डिफरेंट केसेस को डिस्कस करें। टॉर्क बहुत कॉमन सी चीज़ है, इसको पहले अंडरस्टैंड करते हैं फिर हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखिए, आप अगर किसी डोर के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो आप लोगों ने जब डोर के ऊपर फोर्स लगाई है उसकी वजह से उस डोर के अंदर एक रोटेशन प्रोड्यूस हुई है। डोर के अंदर रोटेशन प्रोड्यूस हुई है या डोर के अंदर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है, और डोर जो रोटेट कर रहा है वो किसी पर्टिकुलर एक्सिस के राउंड रोटेट कर रहा है। तो अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाएं, उस फोर्स की वजह से वो बॉडी के अंदर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो या उसके अंदर रोटेशन प्रोड्यूस हो अबाउट सम एक्सिस, इसी चीज़ को हम किसका नाम देते हैं? टॉर्क का नाम देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम बोर्ड के ऊपर किसी भी डोर के ऊपर फोर्स लगाते हैं उसकी वजह से वो डोर के अंदर जो रोटेशन प्रोड्यूस होती है अबाउट सम एक्सिस, उस चीज़ को हम किसका नाम दे रहे हैं? टॉर्क का नाम दे रहे हैं। या आप इस स्पैनर की एग्जांपल देख सकते हैं। देखिए, ये स्पैनर है, इसके हैंडल के ऊपर इस पॉइंट पे अगर मैं सम फोर्स अप्लाई करता हूँ तो ये जो नट यहाँ पर बना हुआ है वो नट अपने एक्सिस के राउंड क्या करेगा? रोटेट करेगा। तो इस चीज़ को भी हम किसका नाम दे सकते हैं? टॉर्क का नाम दे सकते हैं। तो टॉर्क को जब हम डिफ़ाइन करते हैं हम ये कहते हैं कि टॉर्क बेसिकली क्या चीज़ है? ये टर्निंग इफेक्ट है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है जो किसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है? प्रोड्यूस इन ए बॉडी। यानी ये टर्निंग इफेक्ट किस चीज़ का है? फोर्स का है। प्रोड्यूस इन ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि टॉर्क बॉडी पर कब एक्ट करेगा? अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं और वो जो बॉडी है उसके अंदर टर्निंग इफेक्ट या रोटेशन प्रोड्यूस होती है अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इस चीज़ को हम किसका नाम देते हैं? टॉर्क का नाम दे रहे होते हैं। टॉर्क के बारे में बच्चे आप लोगों ने एक और बात ये याद रखनी है, टॉर्क लीनियर क्वांटिटी नहीं है। जो टॉर्क है वो लीनियर क्वांटिटी नहीं है, बल्कि टॉर्क जो है वो एक एंगुलर क्वांटिटी है। यानी टॉर्क जो है वो लीनियर क्वांटिटी नहीं है, बल्कि जो टॉर्क है वो आपके पास एंगुलर क्वांटिटी है। अगर हम टॉर्क के फार्मूला की बात करें तो टॉर्क का हम फार्मूला कुछ यूँ लिख सकते हैं, इसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं। टॉ भी इसको रीड कर रहे होते हैं। टॉर्क ये सिंबल है और टॉर्क का जो फार्मूला होता है वो बच्चों R क्रॉस F बनता है। अब इस फार्मूले में जो R लिखा हुआ है इसके बारे में जो रॉन्ग कंसेप्ट है, कुछ लोग इसको मूवमेंट आर्म कह रहे होते हैं। मैंने लफ्ज़ बोला है कि कुछ लोग इस R के बारे में लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि इस फार्मूले में जो R है वो बेसिकली मूवमेंट आर्म है। मूवमेंट आर्म क्या चीज़ है इसको अभी हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, लेकिन अभी अब बस इतनी बात याद रख लें कि मूवमेंट आर्म जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। यानी मूवमेंट आर्म जो है वो आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि इस फार्मूले में तो R के ऊपर वेक्टर का साइन लगा हुआ है। अगर R के ऊपर वेक्टर का साइन है तो इसको फिर हम मूवमेंट आर्म नहीं कह सकते, क्योंकि मूवमेंट आर्म जो है वो तो कौन सी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर R के ऊपर जो वेक्टर का साइन है इस चीज़ को बच्चों हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। यानी इस चीज़ को हम नाम दे रहे होंगे पोजीशन वेक्टर का। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम टॉर्क की मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखना चाहें, यानी टॉर्क को अगर मैं मैथमेटिकली डिफ़ाइन करूं तो टॉर्क की डेफिनेशन फिर क्या बनेगी? द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। तो टॉर्क को आप मैथमेटिकली भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। क्या मैंने बोला है? द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ क्या कहेंगे? मूवमेंट आर्म या पोजीशन वेक्टर? बिल्कुल पोजीशन वेक्टर। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। उस चीज़ को हम टॉर्क का नाम देते हैं। तो अब बच्चों से जो गलती होती है पेपर में, जब अगर मैं आपसे ये एमसीक्यूज़ पूछूँ ना
द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स इज कॉल्ड। अगर मैं आपसे ये पूछूं द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स इज कॉल्ड, मैं ऑप्शन लिखता हूँ, मुझे बताएं क्या ऑप्शन होगा। टॉर्क होगा, फोर्स होगा, इम्पल्स लिख देते हैं, आई स्टैंड फॉर इम्पल्स, या नॉट पॉसिबल। तो अब ज़रा स्टेटमेंट को आप ध्यान से सुन रहे हैं अगर, तो मैंने क्या बोला है, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या होना चाहिए, डेल्टा ऑप्शन होना चाहिए। क्यों ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब हम वर्ड बोलते हैं ना क्रॉस प्रोडक्ट, तो उसके लिए ज़रूरी होता है जिन दोनों चीज़ों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो दोनों चीज़ें वेक्टर हों। क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन ये है कि उसमें दोनों वेक्टर्स होते हैं। तो अब हम क्या स्टेटमेंट बोल रहे हैं, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स। तो मोमेंट आर्म तो स्केलर है और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो स्केलर का और वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम इसका ऑप्शन नॉट पॉसिबल चूज़ करेंगे। अक्सर बच्चे जल्दी में इसका आंसर टॉर्क चूज़ करते हैं, तो टॉर्क जो है वो मोमेंट आर्म एंड फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट को हम किसका नाम दे रहे होते हैं, टॉर्क का नाम दे रहे होते हैं। बहुत फेमस और कॉमन एमसीक्यूज़, एक दो और एमसीक्यूज़ देखते हैं, फिर हम आगे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन में बात पढ़ाई थी कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिज़ल्ट होता है, जिन वेक्टर से वो मिलकर बना होता है, उसकी प्लेन के वो परपेंडिकुलर होता है। तो मुझे बताएं टॉर्क किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, आर और एफ से मिलकर बना हुआ है। तो टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी, टॉर्क यहाँ पर रिजल्टेंट हुआ, तो टॉर्क किसके परपेंडिकुलर होगा, टॉर्क परपेंडिकुलर होगा टू द प्लेन ऑफ आर एंड कौन सा, एफ। बस ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। तो आपका एमसीक्यूज़ यहाँ से ये बन सकता है, आपसे पूछे टॉर्क और में एंगल बताएं, तो आप लोगों ने बच्चे याद रखने हैं टॉर्क और आर मीन पोजीशन वेक्टर। तो टॉर्क और पोजीशन वेक्टर में जो एंगल है वो भी 90 डिग्री है। और अगर आपसे पूछता है टॉर्क और एफ में एंगल कितने डिग्री है, तो टॉर्क और एफ में भी एंगल जो है वो कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। बहुत सिंपल और बहुत अच्छे एमसीक्यूज़। इसी से बच्चे मैं आपसे एक और एमसीक्यूज़ पूछता हूँ, यहाँ से आप उसका आंसर मुझे कीजिएगा। सपोज करें मैं अगर आपसे ये पूछूँ, अगर यही सेम चीज़ आपको गिवन हो, मैं आपसे ये कह दूँ इफ़ टॉर्क इज़ इक्वल टू आर क्रॉस एफ है, नहीं टॉर्क इज़ इक्वल टू आर क्रॉस एफ है, और मैं आपसे पूछूँ देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। आप लोगों ने इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है कौन सा होगा, यानी टॉर्क आर क्रॉस एफ है और करेक्ट ऑप्शन आप लोगों ने बताना है। तो मैं लिख सकता हूँ टॉर्क और किसके बारे में करेक्ट ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट फॉर, ये भी साथ में लिखना है टॉर्क डॉट एफ, यानी टॉर्क डॉट एफ के लिए आप लोगों ने करेक्ट ऑप्शन बताना है। मैं ऑप्शन लिखता हूँ आगे, इसका ऑप्शन अब लिखते हैं टॉर्क एफ साइन थीटा, बी ऑप्शन अब लिख लें टॉर्क एफ कॉस थीटा, सी ऑप्शन जनाब आपका हो जाएगा टॉर्क ऑफ टेन थीटा, या इसका ऑप्शन चलें ज़ीरो भी लिख लेते हैं। अच्छा, अब मुझे बताएं कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा। देखो आप लोगों को इफ़ करके ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, इस इन्फॉर्मेशन से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है कि उसने टॉर्क और एफ़ का डॉट प्रोडक्ट पूछा हुआ है, और हमें इफ़ करके कंडीशन में ये पता है कि टॉर्क और एफ़ में जो एंगल है वो कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। अब अगर बच्चों में इसका डॉट प्रोडक्ट ओपन करता हूँ, तो इसका डॉट प्रोडक्ट का क्या फार्मूला बनेगा, टॉर्क एफ और कॉस थीटा होना चाहिए वैसे तो, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट के फार्मूले में क्या आता है, कॉस आता है। तो कुछ बच्चे इसका ऑप्शन जल्दी में बीटा चूज़ कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि डॉट का फार्मूला है तो टॉर्क एफ क्या होगा, कॉस थीटा होगा। लेकिन इसका ऑप्शन बीटा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इफ़ जो कंडीशन गिवन है उसमें टॉर्क और एफ के दरमियान में जिसे हम थीटा कह रहे हैं, वो वाला एंगल वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड कैसे है कि हमें पता है टॉर्क और एफ में एंगल कितनी डिग्री है, 90 डिग्री एंगल है। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, टॉर्क एफ कॉज ऑफ 90, कॉज 90 पे ज़ीरो होता है। ये जो कॉज 90 जब ज़ीरो होगा तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन अल्फ़ा सूटेबल नहीं होगा, बल्कि कौन सा, डेल्टा ऑप्शन आपका बनेगा कि टॉर्क इस केस में किसकी इक्वल होगा, ज़ीरो होगा। तो ये बच्चों हम लोगों ने इस टॉपिक के कुछ फेमस एमसीक्यूज़ देख लिए हैं। हमें समझ आ गया कि टॉर्क फिजिकली क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है प्रोड्यूस इन अ बॉडी अबाउट सम एक्सिस ऑफ रोटेशन। फिर हम लोगों ने इसका फार्मूला देखा, आर क्रॉस एफ है,
आर का कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ लिया कि आर यहाँ पर क्या है, पोजीशन वेक्टर है, उसका एक बहुत अच्छा एमसीक्यूज मैंने बना दिया। और फिर आपको ये समझ आ गया है कि टॉर्क जो रिजल्टेंट है वो आर और एफ दोनों की प्लेन के क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है। अगर ये परपेंडिकुलर आ रहा है तो इसका आर के साथ और एफ दोनों के साथ एंगल कितनी डिग्री बनेगा, 90 डिग्री इसका एंगल होगा। अब बच्चों हम इस फार्मूला को ओपन कर सकते हैं। अगर हम टॉर्क के फार्मूला को ओपन करें तो टॉर्क का फार्मूला क्या बनेगा, क्रॉस प्रोडक्ट है फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड देन सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड और इन दोनों की टेल्स के दरम्यान में जो एंगल होगा साइन ऑफ थीटा, एंड थीटा इज एंगल बिटवीन द टेल्स ऑफ आर एंड एफ। अब आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर भी वेक्टर होता है, ये तो मैग्नीट्यूड लिखी हुई है, तो इसको वेक्टर बनाने के लिए आप लोगों ने यूनिट वेक्टर एन कैप से मल्टीप्लाई कर देना है। और यहाँ पर जो एन कैप लिखा हुआ है, दिस एन कैप इज कॉल्ड नॉर्मल यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर जो एन कैप है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल यूनिट वेक्टर कहते हैं। नॉर्मल यूनिट वेक्टर जो होगा ये डायरेक्शन किसकी शो कर रहा है, टॉर्क की डायरेक्शन शो कर रहा है। तो याद रखना यहाँ पर एन कैप जो है वो किसकी डायरेक्शन शो कर रहा है, टॉर्क की। दोबारा बच्चों बात याद रखनी, ये तो आप लोगों ने डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट सॉरी ओपन किया। यूनिट वेक्टर क्यों लगाया है, क्योंकि इसका आंसर वेक्टर आना चाहिए। और हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि किसी भी वेक्टर को सिंबॉलिकली अगर आप वेक्टर रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में हम क्या यूज़ करते हैं, यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं। तो टॉर्क इक्वल टू आर एफ साइन थीटा इंटू एन कैप हो जाएगा। और यहाँ पर एन कैप जो है वो डायरेक्शन किसकी शो कर रहा है, टॉर्क की डायरेक्शन शो कर रहा है। अब बच्चों अगर मैं इसी फार्मूला की मैग्नीट्यूड आपके सामने लिखूँ ना, अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो मैग्नीट्यूड लिखने का क्या तरीका होगा, इस तरफ आप ये एरो रिमूव कर दोगे, सिंपल टॉर्क लिख दोगे, और इस तरफ से आप लोगों ने क्या रिमूव करना है, यूनिट वेक्टर रिमूव करोगे। तो टॉर्क का जो फार्मूला बन जाएगा वो आपका पास आर एफ और कौन सा हो जाएगा, साइन थीटा होगा। तो टॉर्क का यहाँ से जो फार्मूला बन रहा है दैट इज़ इक्वल टू होगा आर एफ कौन सा, साइन थीटा। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। थोड़ी सी बात टॉर्क की डायरेक्शन पे करते हैं, फिर हम इसके डिफरेंट केसेस देखते हैं। देखिए अगर हम बच्चों हम बात करते हैं ना डायरेक्शन ऑफ टॉर्क की, तो पहली बात तो आप लोगों ने ये याद रखनी है जो मैंने आपको शुरू में बताई थी कि टॉर्क कौन सी क्वांटिटी है, एंगुलर क्वांटिटी है। जनरल कंसेप्ट याद कर लें, इसकी डिटेल हम चैप्टर 5 में जाकर पढ़ेंगे। वो जनरल कंसेप्ट क्या है, जितनी भी एंगुलर क्वांटिटीज़ होती हैं उन सब की डायरेक्शन अलोंग दी एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। क्या मैंने लाइन बोली है, जितनी भी एंगुलर क्वांटिटीज़ होंगी उन सब की डायरेक्शन किधर होगी, अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। तो टॉर्क भी कौन सी क्वांटिटी है, एंगुलर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन भी अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क में पहली बात हम ये लिख सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होती। तो टॉर्क की पहली बात ये होगी कि जो टॉर्क की डायरेक्शन बनेगी वो अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। दूसरा बच्चे आप इसकी डायरेक्शन में पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, मैंने क्या बताया था, जो टॉर्क है उसका आर और एफ दोनों के साथ एंगल कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। इस बात का मतलब ये हुआ जो टॉर्क है वो आर और एफ दोनों की प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि जो टॉर्क की ये डायरेक्शन हम किसकी बात कर रहे हैं, टॉर्क की ही पढ़ रहे हैं। तो दूसरी बात हम ये लिख सकते हैं कि इट्स डायरेक्शन, यानी टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी, इट्स डायरेक्शन इज़ परपेंडिकुलर। ये सिंबल परपेंडिकुलर की होती है, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ आर एंड एफ। कि टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी वो आर और एफ दोनों की प्लेन के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, जो भी हम लोगों ने एमसीक्यूज बनाए हैं। तो अब बच्चों ये अगर आपके एमसीक्यू आ जाता है टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, तो इसमें आप लोगों ने कौन सा ऑप्शन दोनों में से चूज़ करेंगे, बिल्कुल ठीक बोथ ऑप्शन आपका बनेगा। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं नेचर ऑफ टॉर्क क्या है। नेचर के अंदर ये चीज़ लिखी जाती है कि वो चीज़ स्केलर है या वो वेक्टर है। तो बहुत आसान सी बात है, ये तो किसका रिजल्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट है। तो क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी कौन सी क्वांटिटी होंगी, वेक्टर क्वांटिटी होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ जो टॉर्क आप लोगों का है वो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन साथ में मैंने बात क्या की है कि ये जो वेक्टर है ये कौन सी क्वांटिटी है, एंगुलर क्वांटिटी भी है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जो वेक्टर हों और साथ में क्या हों, एंगुलर भी हों,
यानी वेक्टर भी हों और क्या हों, एंगुलर भी हों, तो उनके लिए हम एक स्पेशल नेम भी यूज़ करते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड एक्सियल वेक्टर्स। उनको हम किसका नाम देते हैं, एक्सियल वेक्टर का नाम भी देते हैं। एक्सियल वेक्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी डायरेक्शन किधर होती है, अलॉन्ग एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। तो अगर आपका कभी एमसीक्यू आता है ना कि टॉर्क वेक्टर ऑप्शन भी लिखा हो और एक्सियल वेक्टर भी हो, तो फिर सुटेबल कौन सा होगा, एक्सियल वेक्टर सुटेबल होगा। और बताया जितनी भी एंगुलर क्वांटिटीज वेक्टर होती हैं उनको सिंपल वेक्टर कहने की बजाय हम लोग यूजुअली क्या कहते हैं, एक्सियल वेक्टर भी उनको हम लोग कह रहे होते हैं। अब बच्चों इसकी यूनिट देखते हैं। अगर हम टॉर्क की यूनिट की बात करें तो यूनिट ज़ाहिर फार्मूला से बनेगी। देखिए इसमें आर की यूनिट मीटर होगी और फोर्स की यूनिट न्यूटन होगी। तो आपके पास इसकी यूनिट जो बनेगी न्यूटन मीटर इसकी यूनिट बनेगी। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि यूनिट इस फार्मूले से बनाएं। देखिए अगर इस फार्मूला से आप यूनिट बनाते हैं तो देखिए आर की यूनिट क्या हुई, मीटर, फोर्स की क्या हुई, न्यूटन। तो न्यूटन मीटर तो लिख दिया है। आगे देखें क्या लिखा हुआ, आगे लिखा हुआ साइन थीटा। तो साइन थीटा तो क्या चीज़ होती है, ये तो रेशो है, रेशो की तो कोई यूनिट नहीं होती। तो आगे क्या लिखा हुआ है, यूनिट वेक्टर। और मैंने बताया था यूनिट वेक्टर जो होता है इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती। तो अगर आप वहाँ से बना लें यूनिट, या अगर आप यहाँ से भी बनाना चाह रहे हैं, तो ये रेशो है, किसकी रेशो है, साइन थीटा की होता है। सम पीपल हैव, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर भी लेंथ, हाइपोटेन्यूज भी लेंथ, नो यूनिट। एन कैप यूनिट वेक्टर है, इसके बारे में हम प्रूव कर चुके हैं कि यूनिट वेक्टर की कोई यूनिट नहीं होती। तो यूनिट फिर भी इसकी क्या बनेगी, न्यूटन मीटर ही बनेगी। एक बहुत बच्चे बेसिक रॉन्ग कंसेप्ट है जो लोग लिख रहे होते हैं, वो ज़रा रॉन्ग कंसेप्ट ठीक कर लें, फिर हम आगे पढ़ते हैं। देखिए अगर मैं वर्क डन का फॉर्मूला लिखूँ ना, वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी, यानी वर्क डन का फॉर्मूला एफ डॉट डी होता है। अब मैं अगर इसकी यूनिट बनाता हूँ तो फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर। तो कुछ लोग ये समझते हैं कि वर्क और टॉर्क दोनों की यूनिट सेम है। क्या समझते हैं कि वर्क और टॉर्क दोनों की यूनिट सेम है। ये कंसेप्ट बच्चे ज़रा क्लियर करें। मुझे ये बताएं कि वर्क एनर्जी है या नहीं है, वर्क एनर्जी है। अगर बच्चों वर्क एनर्जी है तो एनर्जी को हम किस में मेजर करते हैं, जूल्स में मेजर करते हैं। इसका मतलब ये हुआ जो वर्क का न्यूटन मीटर है उसको हम क्या लिख सकते हैं, जूल की को लिख सकते हैं। तो आप लोग मुझे ये बताएं, कभी आपने ये सुना है कि बॉडी के अंदर 5 जूल टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है? कभी भी नहीं सुना। इस बात का मतलब फिर क्या है कि वर्क का जो न्यूटन मीटर होता है उसको हम जूल की इक्वल फिर नहीं लिख सकते, यानी वर्क का जो न्यूटन मीटर है वो जूल की इक्वल नहीं होता। तो अब बच्चों आप मुझे ये सोच कर बताओ, क्या वर्क और टॉर्क दोनों की यूनिट सेम है या डिफरेंट है? तो हम न्यूटन मीटर को देख के आंसर नहीं करेंगे, हम कंप्लीट क्वांटिटी की हिस्ट्री देखेंगे कि वर्क के न्यूटन मीटर को जूल लिख सकते हैं, टॉर्क के न्यूटन मीटर को जूल नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये हुआ कि वर्क और टॉर्क की यूनिट जो है वो सेम नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिल गया। और आप लोगों ने याद भी रखना है कि वर्क एंड टॉर्क जो है हैव डिफरेंट यूनिट्स, वर्क एंड टॉर्क हैव डिफरेंट यूनिट्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों ने याद भी रखनी है कि वर्क और टॉर्क जो है इन दोनों की यूनिट सेम नहीं होती, बल्कि इन दोनों की यूनिट डिफरेंट है। और आपको ये क्लियर हो गया कि न्यूटन मीटर को देख के आंसर इस एमसीक्यूज़ का नहीं करेंगे, बल्कि हम उसकी कंप्लीट हिस्ट्री देखेंगे। और कंप्लीट हिस्ट्री आपको बताया कि जूल की को लिख सकते हैं या जूल की को नहीं लिख सकते। अब बच्चों हम बात करते हैं कि वर्क और टॉर्क की, ये तो हमें क्लियर हो गया कि इन दोनों की जो यूनिट है वो सेम नहीं है। अब चेक करते हैं इन दोनों की डायमेंशंस कैसे बनेंगी, कि इन दोनों की डायमेंशन कैसे बनाएंगे। देखिए डायमेंशन बनाने के लिए आप लोगों ने वर्क भी न्यूटन मीटर की इक्वल हम होता है, जूल जो टॉर्क है वो भी न्यूटन मीटर तो लिख सकते हैं ना। यूनिट सेम इस वजह से नहीं है, एक जूल है दूसरा जूल की इक्वल नहीं है। डायमेंशन हम इसकी न्यूटन मीटर से ही बनाएंगे। डायमेंशन लिखने के लिए आप लोगों ने जो यूनिट्स होती हैं उनको बेस यूनिट्स में कन्वर्ट करना होता है। मीटर तो इसमें ऑलरेडी बेस यूनिट है, न्यूटन जो है वो बेस यूनिट नहीं है, तो इसको बेस यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखें F इज़ इक्वल टू एम में होता है। अगर F इक्वल टू एम में होता है तो फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, मास की किलोग्राम, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस न्यूटन की जगह पर इस न्यूटन की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसकी जगह पर आप लोगों ने साथ में क्या लगा दिया, मीटर लिख दिया। तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर ओवर सेकंड स्क्वायर।
तो जब हम किसी भी चीज़ की डायमेंशन लिखने लगते हैं तो उसकी यूनिट्स को पहले हम लोगों ने किस में, बेस यूनिट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो अब अगर हम टॉर्क की डायमेंशन यहाँ से बनाएं, डायमेंशन जब किसी चीज़ की लिखते हैं तो उसके साथ ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं, यानी डायमेंशन लिखते हुए हम लोगों ने क्या लगानी है, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी है। अब मुझे बताओ किलोग्राम की डायमेंशन क्या होती है, m, मीटर की क्या होगी, l का स्क्वायर, और सेकंड स्क्वायर की क्या बन जाएगी, t स्क्वायर बन जाएगी। फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स, t को हम ऊपर लेकर भी जा सकते हैं, तो m l का स्क्वायर और t-2 हो जाएगी। तो बच्चों आप लोगों ने याद ये बात रखनी है कि जो वर्क है और जो टॉर्क है उन दोनों की यूनिट डिफरेंट हैं। लिखा है ना, वर्क एंड टॉर्क हैव डिफरेंट यूनिट्स, लेकिन दोनों की डायमेंशन सेम है। और क्या डायमेंशन है, एम एल स्क्वायर t-2। तो इस एमसीक्यूज़ को यहीं पर आप कंप्लीट कर लें। वर्क एंड टॉर्क हैव डिफरेंट यूनिट्स बट सेम डायमेंशंस, लेकिन दोनों की यूनिट डिफरेंट होती हैं, लेकिन बच्चों दोनों की डायमेंशंस क्या होती हैं, सेम डायमेंशंस होंगी। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ टॉर्क की, यानी टॉर्क किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फैक्टर्स ऑफ टॉर्क, देखिए टॉर्क के फार्मूला को अगर आप देखें तो टॉर्क के फार्मूले में 3 चीज़ें लिखी हुई हैं, एक r लिखा हुआ है, एक f लिखा है और एक कौन सा है, साइन थीटा लिखा हुआ है। तो इस फार्मूला में ये जो r लिखा हुआ है वो मुझे बताओ इसके ऊपर वेक्टर का साइन है या नहीं है। अब इसके ऊपर वेक्टर का साइन नहीं है, बल्कि वो जो पोजीशन वेक्टर हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था, ये उस पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड लिखी हुई है। तो पोजीशन वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होती है उसको हम बच्चों क्या कह सकते हैं, मोमेंट आर्म का नाम दे सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस फार्मूले में ये जो r लिखा हुआ है, इस r को हम क्या कह सकते हैं, मोमेंट आर्म कह सकते हैं। और जब इसके ऊपर वेक्टर का साइन होगा तो फिर हम इसको मोमेंट आर्म नहीं कहेंगे, फिर इसको क्या कहेंगे, पोजीशन वेक्टर कहेंगे। तो हमें नज़र आ रहा है कि सबसे पहला फैक्टर जिस पे टॉर्क डिपेंड कर रहा है वो आप लोगों का मोमेंट आर्म है, क्योंकि पोजीशन वेक्टर की यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है उसी को हम किसका नाम दे रहे हैं, मोमेंट आर्म दे रहे हैं। पहले बच्चों फिजिकली समझ लेते हैं कि मोमेंट आर्म होता क्या है, फिर आगे इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए ये मैं अगर स्पैनर आपकी डायग्राम जो बनी हुई इसी से समझते हैं, इस पॉइंट पर फोर्स आप लगा रहे हैं, फोर्स की डायरेक्शन में आप ये जो लाइन लगाते हैं ना, यानी फोर्स की डायरेक्शन में हम ये जो लाइन लगा रहे हैं, इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। यानी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, फोर्स की डायरेक्शन में हम ये जो लाइन लगा रहे हैं, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं। और याद रखना है कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होती है, ये बेसिकली एक इमेजिनरी लाइन होती है। मैं इस बात को एक्सप्लेन करता हूँ, इसके मीनिंग क्या है। इमेजिनरी लाइन में इसको क्यों कह रहा हूँ, देखिए जब हम वेक्टर्स पढ़ते हैं ना, वहाँ पर हम ये बात पढ़ते हैं कि हम लोगों ने सपोज करें ये एक एरो ड्रॉ किया है और हमें पता होता है कि उस एरो की लेंथ उसकी किस को शो कर रही है, मैग्नीट्यूड को शो कर रही है। तो ये बेसिकली इसको उस तरह ना समझें कि हम लोगों ने किसी वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये वो कंसेप्ट नहीं है, बल्कि इस लाइन को लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, फोर्स की डायरेक्शन में हम ये जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इस पूरी लाइन को हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी लाइन कहते हैं। इसकी लेंथ अब छोटी बना दें, इसकी लेंथ अब बड़ी बना दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो लाइन ऑफ एक्शन फोर्स आपको वर्ड याद हो गया, फोर्स की डायरेक्शन में ये जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ हो रही है, उस इमेजिनरी लाइन को हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहेंगे। ठीक होगी बात। ये जो पॉइंट है, जब हम इस स्पैनर पर फोर्स लगा रहे हैं तो ये जो नट होगा इस एक्सिस के राउंड क्या कर रहा है, रोटेट करना शुरू हो जाएगा। यानी जब आप इसको यूँ फोर्स लगाओगे तो नट अपने एक्सिस के राउंड क्या करेगा, रोटेट करेगा। इस चीज़ को हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी इस चीज़ को हम नाम दे रहे होते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा, अब ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ रोटेशन कहेंगे। ये जो पॉइंट है उसको क्या कह रहे हैं, पॉइंट ऑफ रोटेशन। और ये जो पूरी लाइन है, इस पूरी लाइन को क्या बोल रहे हैं, एक्सिस ऑफ कौन सा कह रहे हैं, रोटेशन कह रहे हैं। तो आपको समझ आ गया, एक्सिस बेसिकली लाइन जिसके राउंड वो बॉडी रोटेट कर रहा है या वो नट रोटेट कर रहा है इस केस में, और पॉइंट ऑफ रोटेशन मीन वो पॉइंट जिसके राउंड वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो ये दोनों वर्ड एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अब बच्चों हम इस मोमेंट आर्म को डिफ़ाइन करते हैं कि मोमेंट आर्म को अब डिफ़ाइन कैसे करेंगे। मोमेंट आर्म बेसिकली इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स
और इस एक्सिस रोटेशन के दरमियान में ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस शो कर रहा है किस चीज़ को, मोमेंट आर्म को। तो मोमेंट आर्म को जब हम डिफाइन कर रहे होते हैं हम ये कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है किसके दरमियान में, ये क्या चीज़ है, बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड ये क्या चीज़ है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन भी इसे कह सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं आर पॉइंट ऑफ रोटेशन, आर पॉइंट ऑफ रोटेशन। चलिए ये हमें आइडिया हो गया कि मोमेंट आर्म जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम किसका नाम दे रहे हैं, मोमेंट आर्म का नाम दे रहे हैं। अब बच्चों हम लोगों ने देखना है कि मोमेंट आर्म का और टॉर्क का आपस में रिलेशनशिप क्या है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग देखें, अगर फोर्स और एंगल कांस्टेंट हो जाए, यानी फोर्स और साइन थीटा अगर दोनों कांस्टेंट हो जाएं, तो फिर अगर आप देखें तो टॉर्क का और मोमेंट आर्म का आपस में कौन सा है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इसका मतलब ये है कि जिस केस में मोमेंट आर्म ज़्यादा होगा उस केस में टॉर्क ज़्यादा क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, यानी रोटेशन बॉडी के अंदर उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। और जिस केस में मोमेंट आर्म कम होगा उस केस में टॉर्क भी कम होगा। इस बात को, टॉर्क कम होने को, टॉर्क ज़्यादा होने को हम स्पैनर की मदद से भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर जो मोमेंट आर्म जिसे हम कह रहे हैं वो बच्चों अगर हम इस स्पैनर के एंड पे फोर्स लगा रहे हैं तो वो मोमेंट आर्म जो है वो बेसिकली लेंथ ऑफ स्पैनर को भी तो शो कर रहा है। यानी यहाँ पर जो मोमेंट आर्म है वो बेसिकली किसको शो कर रहा है, लेंथ ऑफ स्पैनर को शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस स्पैनर की लेंथ ज़्यादा है तो इस स्पैनर का फिर क्या ज़्यादा हुआ, मोमेंट आर्म ज़्यादा हुआ। मोमेंट आर्म ज़्यादा होने का मतलब क्या होगा, इसमें मोर टॉर्क क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ कि जो आर है वो बेसिकली किसको शो कर रहा है, लेंथ ऑफ स्पैनर को शो कर रहा है। तो जिस स्पैनर की फिर लेंथ ज़्यादा होगी उस स्पैनर की वजह से मोर टॉर्क क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। इस एग्जांपल को आप यूँ समझें, नीचे मैंने एक और स्पैनर भी बच्चों बनाया हुआ है, फिर आपको सारी बात को समराइज़ करता हूँ। नीचे वाला जो स्पैनर है देखिए उस पर अगर हम इस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं तो आप मुझे बताएं कि उस स्पैनर का जो मोमेंट आर्म बनेगा या जो स्पैनर की लेंथ बनेगी, मोमेंट आर्म या उसको जो लेंथ बनेगा वो कम होगी ज़्यादा होगी, बिल्कुल उसकी लेंथ इस केस में कम होगी। तो अभी हम क्या कह रहे हैं कि अगर आप लोग ये काम करते हैं कि स्पैनर की अगर हम लेंथ कम कर दें, अगर हम स्पैनर की लेंथ को कम करेंगे तो उसमें टॉर्क भी क्या प्रोड्यूस होगा, लेस टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो इस बात को आप यूँ कंसेप्चुअली समझो कि अगर हम इन दोनों स्पैनर पर फोर्स सेम लगाएं, यानी यहाँ पर अगर हम एफ फोर्स लगा रहे हैं तो इस पर भी फोर्स अगर कितनी लगाएं, एफ फोर्स लगाएं, यानी दोनों पर फोर्स सेम लग रही है, लेकिन इन दोनों के क्या सेम नहीं है, लेंथ या मोमेंट आर्म जो है वो सेम नहीं है। तो जिस केस में मोमेंट आर्म ज़्यादा होगा उस केस में मोर टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और जिस केस में मोमेंट आर्म या स्पैनर की लेंथ कम होगी उस केस में लेस टॉर्क क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। लेस टॉर्क या मोर टॉर्क प्रोड्यूस होने का मतलब क्या है, अगर हम इन दोनों पर सेम फोर्स लगा रहे हैं तो जो लॉन्गर स्पैनर होगा उससे ये नट ज़्यादा ओपन या ज़्यादा आपका क्या हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, यानी नट ज़्यादा उसकी वजह से रोटेट करेगा। और जिस स्पैनर की लेंथ कम होगी उससे इस नट में लेस रोटेशन क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। तो ये इसका मतलब होता है कि जितना आपका मोमेंट आर्म ज़्यादा होगा उतना टॉर्क भी क्या होगा, ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, एंड वाइस वर्सा आप कह सकते हैं। लेकिन ये वाला रूल कब अप्लाई होगा, जब एंगल और फोर्स जो होगी वो क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। दूसरा फैक्टर देखते हैं बच्चे जिस पे ये डिपेंड कर रहा है, सेकंड फैक्टर जिस पे टॉर्क डिपेंड करता है वो वाला फैक्टर है फोर्स का। तो हमें क्लियर नज़र आ रहा है कि टॉर्क का और फोर्स का भी आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो आप लोगों ने याद रखना है जब हम लिखेंगे ना टॉर्क और फोर्स का आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, उस वक्त क्या चीज़ें कांस्टेंट होंगी। मैं लिख देता हूँ साथ ताकि आपको याद हो। मोमेंट आर्म वाला रिलेशन कब होल्ड करेगा, जब एफ एंड साइन थीटा दोनों बच्चे क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। यानी ये वाला रिलेशन कब होल्ड करेगा, जब एफ और साइन थीटा कांस्टेंट होंगे। तो टॉर्क और एफ का डायरेक्ट रिलेशन कब होल्ड करेगा, द मोमेंट व्हेन मोमेंट आर्म एंड साइन थीटा ये दोनों चीज़ें क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी। तो अगर आर और साइन थीटा दोनों कांस्टेंट हो जाएं तो फिर टॉर्क और एफ का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। मीन
जितनी ज़्यादा स्पैनर पर आप फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा उसमें टॉर्क क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो रोटेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, फोर्स कम लगाएंगे तो रोटेशन भी कम प्रोड्यूस होगी। तो टॉर्क जो है उसका फोर्स के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है। तीसरा फैक्टर बचे जिस पे ये डिपेंड कर रहा है वो बेसिकली है रेशो साइन थीटा, यानी रेशो जो है वो साइन थीटा पे डिपेंड कर रही है। और मैंने आपको बताया ये जो थीटा एंगल है वो बिटवीन द टेल्स ऑफ आर एंड कौन सा एफ है, यानी ये जो जिस एंगल पे डिपेंड कर रहा है वो थीटा एंगल किसके दरम्यान में है, बिटवीन टेल्स ऑफ आर एंड एफ। तो बच्चों यहाँ से अगर हम इसका रिलेशनशिप बनाना चाहें तो हम ये बोलेंगे फोर्स का और साइन थीटा जो इसकी रेशियो बनती है उसका आपस में कौन सा है, डायरेक्ट रिलेशन है। जितना इस साइन थीटा का आंसर ज़्यादा होगा, सॉरी टॉर्क का रिलेशन लिखेंगे, जितना इस साइन थीटा का आंसर ज़्यादा होगा उतना टॉर्क भी ज़्यादा क्या हो रहा होगा, प्रोड्यूस हो रहा होगा। और ये वाला रिलेशनशिप कब होल्ड करेगा, जब बच्चों आप लोगों ने याद रखना है एक क्या चीज़ मोमेंट आर्म और दूसरी क्या चीज़ होगी, फोर्स आर केप्ट कांस्टेंट। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि किस रिलेशन में क्या चीज़ कांस्टेंट है। इस फार्मूले में तीन चीज़ें आर, एफ और साइन थीटा। जब किसी एक का रिलेशन लिखेंगे तो याद रखना है बाकी दो को फिर आप लोगों ने क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। और ये चीज़ें आपसे एमसीक्यूज़ में भी पूछ सकता है। तो शॉर्ट समरी फिर क्या बनी, जो टॉर्क है वो तीन फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। पहला फैक्टर मोमेंट आर्म, उसके साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है। दूसरा फैक्टर फोर्स, उसके साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है। और तीसरा फैक्टर साइन थीटा है, उसके साथ भी उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अब ये जो बच्चों हम बार बार वर्ड बोल रहे हैं ना, पॉइंट ऑफ रोटेशन या एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको हम फलक्रम का नाम भी देते हैं, यानी इसको हम फलक्रम का नाम भी दे रहे होते हैं। फलक्रम बेसिकली क्या चीज़ है, पॉइंट ऑफ रोटेशन को हम बोल रहे होते हैं, यानी पॉइंट ऑफ रोटेशन भी इसको लोग कहते हैं, या इसके लिए वर्ड बोलते हैं पिवट पॉइंट, यानी इसको पिवट पॉइंट का नाम भी देते हैं, या इसको हम पॉइंट ऑफ रोटेशन भी बोलते हैं। तो याद रखना दिस पॉइंट ऑफ रोटेशन इज़ आल्सो कॉल्ड पिवट पॉइंट, या इसका अदर नेम जो होता है वो फलक्रम का हम इसको नाम दे रहे होते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।